बैक। मैं नंदू सर। आज आप लोगों का क्लास 11 वीडियो लेक्चर 6 में आज आप लोगों का स्वागत है। ये जो होगा हम लोग का चैप्टर 1 का हम लोग इंट्रोडक्शन दिए हुए थे कि हम लोग का कॉमर्स के बारे में जानकारी पूरे इकट्ठा कर रहे थे कि उसमें क्या ऐसा कौन सा काम होता है, किस अंतर्गत होता है। तो उसमें जो भी हमारा अंदर का काम, बाहर का काम, इंटरनल एक्सटर्नल का हम लोग जो काम कर रहे थे, तो इसके बारे में हम लोग ने जानकारी पूरे लिया हुआ था। अब जो होगा इसके बाद हम लोग का होगा चैप्टर 2 बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये और भी इसमें हम लोग कुछ पॉइंट जो आप लोगों को मैंने एक्सटर्नल इंटरनल जो दोनों पे मैंने बात किया हुआ था, उस दोनों पॉइंट पे मैंने बताया हुआ था। इंटरनल तो हम लोग का हो चुका हुआ था, इससे पहले कि वीडियो लेक्चर आप लोग चेक करें तो इंटरनल हो चुका है। और दूसरी बात, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 11 में जितने भी बच्चे कॉमर्स रखते हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, उनको आप चैनल का लिंक शेयर कर दें, वो सब्सक्राइब कर देगा, नोटिफिकेशन उसको वीडियो का पूरे जो है सारा वीडियो लेक्चर उसको मिलेगा। तो आप 11 में जितने भी स्टूडेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक कंसेप्ट के साथ हम बताएंगे जो आपको मज़ा आएगा। हाँ, थोड़ा बीएससी बोर्ड वाले को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 11 में बच्चे जब अकाउंट रखते हैं तो थोड़ा उसे इंग्लिश में समस्याएं होती है, लेकिन उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश भी उसके लिए बहुत ईजी है। आप सही से करेंगे, किसी काम को रेगुलर करेंगे तो आपके लिए क्या बन जाएगा, ईजी बन जाएगा। और सीबीएसई वाले को तो हालांकि उसका इंग्लिश हर चीज़ में अच्छा रहता है, ये भी चीज़ मैंने देखा है। ऐसा जरूरी नहीं कि बिहार बोर्ड सीबीएसई की मैं ये ठीक कर रहा हूँ, ये मैंने बताया कि अक्सर बच्चों को बीएससी बोर्ड वाले का इंग्लिश जो है थोड़ा सा समस्याएं में ग्रसित होता है। वो कहते हैं कि सर इंग्लिश में सारा थ्योरी दे रहे हैं तो थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपका बुक में हिंदी दिया हुआ, जो मैं बुक के हिंदी को मैं एक्सप्लेन आप अपने मुख से कह रहा हूँ। और दूसरी बात, आप लोग इंग्लिश जो है वो मैं नोट करके दे रहा हूँ, जो आप लोगों को कॉपी में नोट करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इंग्लिश में आप लोग इंग्लिश मीडियम से जो देंगे उनके लिए इंग्लिश होगा, जो हिंदी मीडियम से देंगे उनके लिए हिंदी होगा। तो अक्सर बच्चे जो है क्वेश्चन जो बनाइएगा, थ्योरी आप हिंदी मीडियम से आप देंगे, थ्योरी आप हिंदी में दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन जो आप सोल्व करेंगे वो ऑलरेडी आपको इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन बनाना होगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से भी एग्जाम दें। तो इसीलिए इंग्लिश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं, एक एक स्टेप मैं बताऊंगा जो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंडों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी और भी काम करने में मजा आएगा। हमें भी आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट 11 से रिलेटेड जो खोज कर ऐसा पॉइंट मैं दूंगा जो आप लोगों को आसानी बन जाएगा कॉमर्स समझने में और क्वेश्चन बनाने में। तो अब वीडियो जनरली आप लोग खोलते हैं, मैं आप लोग को एक जानकारी दे दूँ, वीडियो जब भी आप ओपन करते हैं तो आप देखा जाए 144 की 144 पी पे होता है और वो धुंधलापन देखा जाता है। आप उसको करें क्या, वीडियो क्वालिटी को बढ़ाए 360 पी पे रखें, ताकि आपको वीडियो क्लीन आए और आप उसको नोट कॉपी कलम रखिए, हम एक एक चीज नोट करें, डिमेंशन करें, ताकि आपको उसको रिवीजन कर सके और ज़्यादातर आपको समझ में आएगा। तो ये काम आप करेंगे तो एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझ जाएंगे। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार वीडियो लेक्चर को आप देखें, ऑनलाइन देखें, ताकि आपको उसमें ऑनलाइन देखिए पैसा भी डलवाते हैं, सारा चीज़ डलवाते हैं, मेहनत भी जाता है। उसके बाद जो हम लोग कोई बहुत बच्चे ऐसे भी हैं, कोई बच्चे डाउनलोड कर रहे थे, उससे कोई फायदा नहीं, कितने वीडियो लेक्चर को आप डाउनलोड करेंगे। इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, ऑनलाइन देखें, 360p पे देखें वीडियो, आपको क्वालिटी बहुत ही मजेदार आएगा। अब आज ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा ये चैप्टर से रिलेटेड। अब उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे, इसमें कुछ हम लोग 2 ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। ये चलिए देखते हैं क्या पॉइंट। ये है हम लोग का सेकंड पॉइंट, एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर जो हम लोग का इंटरनल आप खुद देखिए, अंदर और एक्सटर्नल बाहर। जो बाहरी उपयोगी के बारे में जो हम लोग को बताया जाता है वो क्या है, तो ये हम लोग को जानना है। तो देख लीजिए, अंडर दिस कैटेगरी यूजर्स आर प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, शॉप आते थे। इसके साथ क्या क्या आता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर आते हैं, उसके बावजूद क्रेडिटर्स आता है, क्रेडिटर्स लेनदार जिसको आप कहते हैं, शॉर्ट टर्म सप्लायर्स। अब देखिए शॉर्ट टर्म सप्लाई, आप छोटे, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है छोटे अवधि के लिए,
और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लंबी अवधि के लिए, जो हम लोग सप्लाई करते हैं। जो कि आप मान के चले, आप कोई एक फॉर्म है, बिस्किट का एक फॉर्म है, पार्ले जी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ले जी कंपनी छोटे रिटेलर से लेकर अब बड़े रिटेलर तक सबको सप्लाई करती होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जरूरत, आपकी पूर्ति जो है यहाँ पे छोटी अवधि के लिए किया गया है और आप लॉन्ग अवधि के लिए नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज देखा जाता है कि वहां पे आपको लॉन्ग टर्म भी आएगा, शॉर्ट टर्म भी आएगा। तो आपके ऊपर वो क्या होता है, ट्रेड, एक व्यापार के ऊपर निर्भर होता है कि आपका ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, आपका लेन देन कितना मार्केट में हो रहा है, गुड वैल्यू क्या है। यदि आपकी अच्छा रिकवरी प्रॉफिट मिल रही बिजनेस से तो आप लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं, नहीं तो अन्यथा शॉर्ट टर्म ही सप्लाई आपको करना होगा। तो बात समझे। उसके बावजूद यहाँ पे हमारा कॉमा लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, बात मैंने किया। क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार, लॉन्ग टर्म लंबी अवधि। लंबी अवधि के लिए जो लेनदार हम लोग का जो काम करता है, जो लेता है, मान के चलिए आपके फैमिली या घर में आप लोग जानते होंगे कि कभी मुझे मकान बनाने के लिए या एजुकेशन लोन लेने के लिए या कोई व्यापार खोलने के लिए जो हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, लेनदार होते हैं। लेनदार का मतलब क्या, हमारे ऊपर लायबिलिटी होता है, हमारे ऊपर कर्ज होता है। उस कर्ज, उस दायित्व को चुकता करने के लिए हम लोग को क्या होता है, एक अवधि मिलती है। ऐसा भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल बाइक फाइनेंस, बजाज हो, हीरो होंडा हो या कोई भी मोटर व्हीकल जो भी है, वो क्या होता है, फाइनेंस करता है। तो वो गाड़ी के बदले हमसे क्या लेता है, कैश तो लेता ही है, उसके बदले कुछ इंटरेस्ट हमारे से, ब्याज की दर जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो जोड़ करके वो हमसे लेती है। वो क्या, एक अवधि जैसे 2 इयर्स, 1 ईयर्स, आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप कितने ईयर में इसको चुकता कर देते हैं। या आप लंबे अवधि के लिए लेना चाहते हैं, जैसे कोई व्यापार आप खोल रहे हैं, उसमें आप करोड़ों का ट्रांजैक्शन आप करवा रहे हैं, तो एक लॉन्ग टर्म अवधि होता है, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, तो वो क्या कहा जाता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। या मतलब यहाँ पर मैंने क्या कहा था, शॉर्ट टर्म सप्लाई, मतलब छोटी अवधि के लिए। अब उसके बाद है और लैंडर टैक्स। और देखिए लैंडर्स जो आपको भूमिगत को कहा जाता है, जो भूमिगत को कहा जाता है, जो आपको ये कंपनी के जो आपका मैनेजर कार्यशील होता है उसे लैंडर्स कहा जाता है, जिस आधार पे काम वो करता है। उसमें क्या हो, टैक्स अथॉरिटीज। सुनिए, आप भी जानते हैं कि कोई भी मकान है या कोई भी बिजनेस है या कोई भी आप अथॉरिटी का काम करते हैं, बिजनेस से लेकर आप जॉब तक करते हैं, तो आपको क्या होता है, एक टैक्स पेयर का काम आपको करना होता है। जो गवर्नमेंट के अनुकूल इस बात की मुझे जानकारी देनी पड़ती है कि आपका टैक्सेशन कितना है, आपका टैक्सेशन कितना कट रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम अपने मुल्क में रहेंगे और जब हम उसके तहत टैक्स की बात होगी तो टैक्स हम कर चोरी कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स भरेंगे तो हम लोग क्या होगा, गवर्नमेंट को और बहुत पावर बनेगा। तो पहले क्या होता है, हम लोग टैक्स अथॉरिटीज के इसमें बात हो जाती है, जो वो क्या चीज है, एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज के तहत काम करती है। चाहे आप यहाँ पे जीएसटी की बात होती थी, जीएसटी में आप भी जानते हैं जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स सर्विस टैक्स। टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, गुड्स सर्विस टैक्स। ऐसा में भी नहीं है, बहुत बच्चे को ये जानकारी हो जाता है कि वो होता है गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, गलत है। गुड्स सर्विस टैक्स होगा जो माल आपका जो है उस पर जो कर भरा है। टैक्स का मतलब कर, तो कर का मतलब जो टैक्स आपका बियर होता है। तो उसमें क्या आपसे पूछेगा, व्हाट टाइप्स ऑफ जीएसटी, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन होता है। तो 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी मैं बता दूं आपको, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। अब एसजीएसटी का पूरा नाम होता है स्टेट गुड सर्विस टैक्स और सीजीएसटी का पूरा नाम होता है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल गुड सर्विस टैक्स। मैंने तीनों का नाम मैंने आपको बता दिया। ये 11th के बच्चों को अत्यावश्यक जरूरी है वो याद रखें, क्योंकि ये टैक्सेशन का आपका काम होगा जब आप थर्ड पार्ट में जाए या एमबीए करें या आप सीए फाउंडेशन करें, तो ये आपको अब ये तीनों काम आएगा। ये तीनों अथॉरिटी जो मैंने बताया टैक्स का, ये तीनों काम आपको आएगा, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। आप जो क्वेश्चन बनाते हैं
तो परचेज में आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, आप यहाँ पे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट, फिर आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, टीजीएसटी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। और जब आप एक बात और होता है कि हमारा यहाँ पे ये तो हो गया इंटरनल की ओर बता रहे हैं, एक्सटर्नल तो नहीं बताए। अब देखिए एक्सटर्नल हम बता रहे हैं, ये तो इंटरनल हो गया जो पहले में मैंने बताया कि परचेज के साथ क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का इनपुट लगा, इनपुट क्योंकि वो अंदर की ओर आया, एसजीएसटी सीजीएसटी पे टैक्स लगाए हम लोग, क्या हुआ माल खरीदे हैं और एसजीएसटी सीजीएसटी लगा है तो उसका जर्नल एंट्री हमें बनाने के तो हम लोग क्या बनाएंगे, तो क्योंकि इसके बाद जो हम लोग का वो जर्नल पे बेसिकली बात होगा तो इसीलिए जर्नल एंट्री होगा क्या, तो मैं आपको बता दूं परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये। और एक्सटर्नल पे जो हम लोग बात करेंगे तो सेल्स में बात होगा, मतलब क्या वो बिक रहा है माल, मतलब वो माल बिक रहा है, वो हम लोग परचेज खरीद नहीं रहे हैं, जो उसमें हम लोग इनपुट का बात करते हैं। और जो माल बिक चुका है, मान के चलिए मार्कर्स है, ये मार्कर्स हमारा बिक गया है, तो ये बिक गया तो मतलब क्या, आप ही मुझे बताइए क्या होगा यहाँ पे, इंटरनल तो होगा नहीं एक्सटर्नल होगा। और यदि हम खरीदे हैं परचेज किए हैं तो हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल होगा क्या, जी नहीं होगा, इंटरनल होगा। और जब बेच दिए तो एक्सटर्नल हो जाएगा, यही परसेंट है। तो एक्सटर्नल में क्या एंट्री करने वाले हैं, तो सुनिए अब कैश अकाउंट डेबिट, बहुत अच्छी बात है, टू सेल्स अकाउंट, सुनते गए जैसा आप जर्नल एंट्री जनरली करते हैं, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। ये बहुत बड़ा बेसिक पॉइंट है, मैं बताऊंगा आगे आप लोगों को, इसमें मैं पढ़ाऊंगा। तो ये आप लोगों को मैंने हिंट दिया है अभी, जो मजा आएगा टैक्स की बात अभी यहाँ को, टैक्स तो हर चीज में बात होती है। तो चलिए अब हम लोग का क्या है, देखिए ट्रेड यूनियन, एक क्या होता है व्यापार में यूनियन होता है, जैसे आप लोग ने कभी सुना होगा, उसमें यूनियन क्या है, तो सबसे पहला यूनियन होता है कि जैसे कभी हमारे व्यापार में हलचल होती है तो हड़ताल की ओर आ जाते हैं, गवर्नमेंट की हड़ताल की ओर, तो एक दुकान यदि बंद होती है तो सारा दुकान बंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल में हॉस्पिटल, यदि हॉस्पिटल के नर्स यदि वो हड़ताल पे जाते हैं तो पूरे हमारे हड़ताल हो जाते हैं, नर्स पूरे सभी जगह के हॉस्पिटल का नर्स हड़ताल कर देते हैं। एक शिक्षक, यदि एक शिक्षक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हो, यदि वो किसी वेतन मांग या किसी अन्य आवश्यकता के तहत वो अपने मांग को पूरा करने के लिए सरकार के सामने मांग रखती है तो वो भी एक यूनियन के तहत, ट्रेड यूनियन के तहत काम करती है। तो मतलब क्या, वो भी हड़ताल के और एक यूनियन के तहत, उसका भी सभी का एक समूह होता है, शिक्षक का हो, हॉस्पिटल का हो, या जिस किसी विभाग का हो या लीडर का हो, सबका एक यूनियन होता है। यूनिटी के पावर वो काम करता है, चाहे वो किसी कंपनी का आपको लेबर क्यों नहीं हो, वो लेबर का भी, मजदूर का भी क्या होता है, एक यूनियन होता है, वो अपने यूनियन के तहत काम करता है। तो ये बात को समझ गए। अब है अगला ट्रेड एसोसिएशन। अब ट्रेड एसोसिएशन में हम लोग को, ट्रेड मतलब एसोसिएशन, व्यापार के तहत जो हम लोग का एक प्रक्रिया का काम होता है। क्या होता है, हम लोग एक जारी करते हैं उसमें कि क्या वाकई में इसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसमें एक समूह के तहत काम होता है। जैसे किसी बिजनेस को हम लोग व्यापार जो चलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो खुद पे व्यापार चला लेगा, एक समूह प्रक्रिया बनेगी, एसोसिएशन उसका समूह रहेगा जहां से जनरेटेड होगा उस चीज का। आप चलिए रिसर्चर विज्ञापन, अब जो किसी कोई भी विज्ञापन हम लोग निकालते हैं तो उससे पहले क्या होता है, उसके ऊपर रिसर्च होता होगा। ऐसा थोड़ा है कि विज्ञापन किसी चीज का हम निकाल देंगे, कोई भी कंपनी विज्ञापन जो करती है उससे पहले क्या होता है, बनाने के लिए वो रिसर्च करता होगा। फॉर एग्जाम्पल में वॉशिंग पाउडर निर्माण, वॉशिंग पाउडर निर्माण की मैं बात कर रहा हूं, हाँ जरा सुनिएगा। वॉशिंग पाउडर निर्माण एक समय में काफी धूम मचा दिया हुआ था, उसी आधार पर मैं रिसर्चर की मैं बात कर रहा हूँ। वो क्या करता है, रिसर्च करता है, वो कहता है कि इससे बेहतरीन पाउडर नहीं होगा, तो ये क्या हुआ, रिसर्चर हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो किसी चीज का साइंटिस्ट जो नया चीज का आविष्कार करता है, खोज करता है, अभी जैसे कोविड-19 का जो कोई दवाई खोजेगा तो वो क्या होगा, एक रिसर्चर के आधार पर काम होगा। तो जैसे हो भी रहा है और होगा भी, तो इस चीज को रिसर्चर के उपलब्धि दिया गया है।
अब पब्लिक ईटीसी मतलब क्या, पब्लिक के समूह के द्वारा और इत्यादि जो है हम लोग का मूवमेंट ये बनता है, क्या चीज का, एक्सटर्नल यूजर का मूवमेंट बनता है। समझ गए? तो ये इसमें इतनी सारी बातें था। अब इसमें हम 5 स्टेप जो हम आप लोगों को बताए, तो पहला स्टेप हो चुका है, अब सेकेंड स्टेप पे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्रेडिटर्स और सप्लायर्स, हम लोग का जो लेनदार होता है वो सप्लायर्स जो करता है वो कैसे क्या है, क्या होता है, सुनिए। प्रॉफिट, आप देख लीजिए, प्रॉफिट एबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन टू डिटरमाइन वेदर द अमाउंट विल टू देम विल बी पे वैल्यू। अब हम लोग का जो होता है, जो माल हम लोग जो है सप्लाई करते हैं, जो किसी वित्तीय वर्ष के सहायता के आधार पर हम लोग का वो अमाउंट जो है प्रॉफिट जो होता है वो एक बाकी हो जाता है, मतलब ड्यू हो जाता है, वो मिलता नहीं है। तो जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ये सप्लायर्स को माल हम लोग जो पोजीशन जो उसका होता है उस पोजीशन के आधार पर सप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है उसकी इनकम है 50,000 मैं 5 लाख का माल दे दूं, ऐसा नहीं। जिसकी पोजीशन फाइनेंशियल जैसा होगा उसको उसी प्रकार से सप्लाई किया जाएगा, वो उसी प्रकार से हमारा लेनदार होगा। तो चलिए एक पॉइंट ये भी हो गया। अब है थर्ड पॉइंट, ध्यान देंगे, बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब टैक्स अथॉरिटी नीड इंफॉर्मेशन टू assess the tax liability of an enterprise। अब देख लीजिए, बैंकर्स जो फाइनेंशियल का जो काम हो रहा है वो टैक्स अथॉरिटीज के तहत, वो तो बाकी में है। आपको यदि आपने 10 लाख या 15 लाख रुपए कोई मकान बनाने के लिए फाइनेंस किया, तो ऐसा थोड़ा है कि बैंक आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगी, वो इंटरेस्ट लेगी, टैक्स अथॉरिटीज करेगा ही करेगा। तो वो उसकी इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो क्या होता है, एक संपत्ति बनता है जिसका आधार लायबिलिटी के आधार पर इंटरप्राइजेज, दायित्व के आधार पर वो इंटरप्राइजेज की उद्यमिता को क्या होता है, देना पड़ता है, जिसका एक संपत्ति भाग होता है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग ने ये पॉइंट को भी कर दिया बैंकर्स का। अब पॉइंट नंबर 4 होगा, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी एजेंसी। अब हम लोग का गवर्नमेंट का जो है उसका भी एजेंसी होता है, उसका क्या रेगुलेटरी होता है वो हम लोग को देखना है। दे रिक्वायर इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइजेज। मतलब देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का जो भी काम होता है, चाहे वो आप कोई भी एजेंसी ले ले, हॉस्पिटल ले ले, या आप एलपीजी गैस एजेंसी ले ले, एक हाँ ये है कि आप उसका ऑनर होते हैं, लेकिन अथॉरिटी तो एक गवर्नमेंट के थ्रू वो काम करती है ना। ऐसा तो है कि आपकी अथॉरिटी आपकी वो है तो आप उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या है, सभी को सर्विस प्रोवाइड करना है, वो गवर्नमेंट का अथॉरिटी है जिसके तहत वो क्या होता है, कोई भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का काम होता है। क्योंकि ये आपको जिसका रेगुलेटरी बना हुआ रहता है, जिसका जानकारी जो है, जिसका इंफॉर्मेशन आपको एक मतलब इंटरप्राइज उद्यमिता के आधार पर दिया जाता है। तो ये पॉइंट था गवर्नमेंट का, ये रेगुलेटरी एजेंसी के बारे में बता रहा था। तो अब हम लोग का लास्ट पॉइंट होगा 5 पॉइंट, तो इसको आप लोग देखेंगे। अदर यूजर्स, अदर यूजर्स में क्या, कस्टमर रिक्वायर्स accounting information for establishing goods accounting control so that the cost of production may be reduced and fair prices be reduced। आप देख लीजिए, प्राइस का ये बात क्या है, सुनिएगा। हम लोग का क्या होता है कि जो भी अदर यूजर में कस्टमर, एक ग्राहक को हम लोग जो माल जो भी प्रोडक्शन हाउस से खरीदते हैं, वो एक रिटेलर जो माल खरीदता है, वो माल खरीदने के आधार पर, मैं आपको बताता हूँ, माल खरीदने के आधार पर उसको जो जितना भी टैक्स बियर करना होता है, जितनी भी लागत मूल्य उस पर खर्च होती है, जो भी इस प्रकार की सुविधाएं उस पर लगाई जाती है, उस पर क्या होता है, वो जोड़ करके वो अपना अमाउंट कुछ मात्रा बढ़ा करके वो क्या होता है, लिया जाता है, जिसकी जानकारी जो है वो एक रिड्यूस प्राइस के आधार पर जो कंट्रोल होना चाहिए, जो मार्केट। ऐसा नहीं है कि यदि इसकी जो कॉस्ट, यदि मार्केट में आप रिटेलर हैं, आप किसी प्रोड्यूसर से खरीदेंगे तो कॉस्ट है 10 रुपीज, तो आपको कितना मिलेगा, 9 रुपीज।
हो सकता है, या 9 रुपीज 50 पैसे, 50 पैसे की बचत हो। लेकिन हमें जो दिया जाएगा, कंज्यूमर को जो दिया जाएगा, वो आपको प्रॉफिट लेके दिया जाएगा, ना कि बल्कि लॉस लेकर। तो ये इस प्रकार से 5वां पॉइंट का हम लोग ने जानकारी साझा किया है। ये 5 पॉइंट इसमें हम लोग ने देखा था। ये एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में था, इंटरनल के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो लेक्चर 5 में आप लोग देखेंगे तो A to Z मिल जाएगा। तो और इस पे हम 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए अब ये जो 2 क्वेश्चन जो हम आप लोग को रखे हैं आप लोग के बीच में, ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको सीपीटी में पूछा गया है, और ये सीपीटी का पूरा नाम आपको मैंने बताया था, कॉमन प्रीफरेंसी टेस्ट। कॉमन प्रीफरेंसी टेस्ट ये पूरे सीपीटी का पूरा नाम होता है, और वो सीए बनने के लिए हम लोग का काम आता था। अब जो है हम लोग को सीए फाउंडेशन जो डायरेक्ट हो चुका है। तो ये नहीं जो भी है कि काफी बच्चे सोचते हैं कि सीपीटी में से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गलत उनका मानना है सोच, क्योंकि सीपीटी एक ऑब्जेक्टिव के आधार पे था जिसे आप बनाएंगे तो उससे आपका सब्जेक्टिव और भी बेस्ट बन जाएगा, जो आपको बनाने में इजी वे हो जाएगा। तो इसीलिए सीए फाउंडेशन करने के लिए आप सीपीटी का जितना भी आपका मटेरियल उसको भी आप देखिए, सीए फाउंडेशन का भी जो मटेरियल है उसको भी देखिए, दोनों देखिएगा तो आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं ऑब्जेक्टिव जो रखा हूँ इसको देखा जाए। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, हम लोग जो है अभी जस्ट पढ़े इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़े हैं। इसका जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड हम लोग जो करेंगे वो अकाउंटिंग लेखांकन में वो कैसे करेंगे, क्या क्या चीज होगा। तो सुनिए, ए नंबर क्रेडिटर्स मतलब क्या, लेनदार। बी नंबर लेंडर्स जो स्वामी होता है। अब कस्टमर आपको भी पता है, जो हम लोग ग्राहक होते हैं कस्टमर कहा जाता है। और भी तो मैंने क्या कहा, उसमें क्रेडिटर्स भी था, ये भी था, और उसमें वेंडर्स भी था, आपको भी पता, मैंने अभी थ्योरी दिया है। और उसमें कस्टमर भी था, ग्राहक भी था। तो क्या होगा, तीनों आ गया, तो ऑल ऑफ दीज। क्या हो गया इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज। जो क्वेश्चन देखते हैं सीपीटी जून 2000, अब ये 7 में पूछा गया है 2007। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था, ये सीपीटी का था। आप लोग बुक से चेक कर सकते हैं, या आप लोग के पास सीपीटी का सेट है, जो भी बना रहे हैं सेट से, जो भी स्टूडेंट 12th पास होते हैं वो भी देख सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो जरा देखा जाए भाई। व्हेन द फर्म, आप देख लीजिए किसी फर्म के तहत व्हेन द फर्स्ट बुक कीपिंग जो हुआ था, जो किसी भी फर्म का बुक कीपिंग होगा या किसी भी कंपनी का जो बना होगा तो वो कैसे बना होगा। When the first book and, आप देख लीजिए यहाँ पे, बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी was published। अब हम लोग का जो है ये बुक कीपिंग द्वारा लेखा प्रणाली का जो प्रचलित हुआ था लेखांकन के दृष्टिकोण से, वो पब्लिश जो हुआ था वो कब हुआ था, कितने ईस्वी में हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे। ये बहुत बड़ा, और भी हम टॉपिक लेके आप लोग के बीच में आएंगे। तो सुनिए, पहला आप लोग को मैंने थ्योरी में दिया हुआ था 1494 है, अब 1496 है, अब 1498 है, डी 1594 है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला बात तो हम आप लोग को बताए हुए थे, ये तो कतई नहीं होगा, ये भी कतई नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या, ये होगा। मतलब क्या, विकास पेस्ट्रोलो ने 1494 में क्या होता है, इटली के वेनिस नगर का रहने वाला था, और उन्होंने बुक कीपिंग जो डबल एंट्री का बुक कीपिंग जो तैयार किया हुआ था, जिसका नाम एथोमेट्रिका नाम था, उन्होंने ही प्रकाशित किया था 1494 में। किताब उनका के खोल के देख लीजिएगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया होता है शुरुआती दौर में। आप लोग वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो ये बहुत मजेदार पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कितना एग्जाम में, आप लोग भी चेक करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग ये ऑब्जेक्टिव के साथ यहीं पे खत्म करते हैं। अब जो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे वो अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे और एक न्यू कंसेप्ट के साथ मिलेंगे,
और भी जितने फ्रेंड हैं, जो भी आपके दोस्त लोग हैं, उनको आप 11 वाले बच्चों को, अब वो जो भी कॉमर्स रखेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसमें जोड़िए चैनल में, ताकि मुझे भी काम करने में और भी मजा आए, और भी न्यू न्यू टॉपिक दे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे जो आपको मजा आएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।